नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों को पुरस्कृत करने की एक मुहिम चल रही है, जिन्होंने गलत हथकंडों को अपनाकर इस सरकार के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो मुख्य चुनाव अधिकारी थे पश्चिम बंगाल के इन चुनावों के दौरान, मनोज कुमार अग्रवाल, उन्हें राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है और उसी तरीके से सुब्रत गुप्ता जो कि चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर थे, उन्हें मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अतीत में, काफ़ी दूर के अतीत में शुचिता पर काफ़ी जोर देती थी और इस शुचिता का अर्थ होता था कि हम दूसरी पार्टियों से अलग हैं क्योंकि हमारे भीतर एक शर्म हया है, लोक लाज है, हम गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं जब यह कह रहा हूँ कि अतीत दूर की बात है, तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो तमाम तरह के हथकंडे लगातार अपनाती रही है। अलग-अलग पार्टियों को तोड़ना, भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में मिलाना, गलत तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग करना, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी करती रही है। फिर भी एक लोक लाज की स्थिति अधिकारियों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने बताने की कोशिश की, खासतौर पे चुनाव आयोग के संदर्भ में और वे चुनाव आयोग के पक्ष में तो बैटिंग करते रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आई कि जो भी मुख्य चुनाव अधिकारी रहे हैं एक राज्य स्तर पर, उसे तुरंत ही पुरस्कृत कर दो। अब यह जो एक नया चलन है, उस चलन में साफ तौर पर इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेतागण रेखांकित कर रहे हैं कि हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं, जो गलत तरीके से या सही तरीके से हमारी मदद करता है। भारतीय जनता पार्टी का यह निर्णय एक तरीके से लोकतंत्र को और नियम कायदे को ठेंगा दिखाने की तरह ही है। आप इस बात पर गौर कीजिए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया काफ़ी विवादास्पद रही। खासतौर पर इसलिए क्योंकि 30 लाख से ज़्यादा वोटर ऐसे थे जिनके नाम काटे गए और इन लोगों ने एक बाकायदा आवेदन दिया कि वे अस्तित्व में हैं, उनका नाम गलत तरीके से काटा गया है। लेकिन इनकी शिकायतों पर या इनकी याचिकाओं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यानी कि तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा वैलिड वोटर्स ने इन चुनावों में वोट नहीं डाला और इस पूरी कार्रवाई की ज़िम्मेदारी उन लोगों पर जाती है, जिन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया संचालित की। अब एसआईआर की प्रक्रिया संचालित करने वाले जो अधिकारी थे, उन्हें पुरस्कृत करके भारतीय जनता पार्टी मानो यह साबित कर रही है कि इन लोगों ने हमारे पक्ष में काम किया है और अब हम इन्हें पुरस्कार के स्वरूप पद दे रहे हैं। यह एक अत्यंत घातक स्थिति है, लेकिन इस संदर्भ में विपक्ष क्या कर रहा है? मैंने देखा कि राहुल गांधी इस संदर्भ में अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से मुद्दों को उठा रहे हैं और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं या उनकी जो पार्टी रही है, अतीत में जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि ममता बनर्जी, वो और उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गई है। लेकिन आप इस बात के में एक चीज़ बिल्कुल मिसिंग पाएँगे, आप ये महसूस करेंगे कि विपक्षी दल जो हैं, वो जनता को जागरूक करने का कोई सक्रिय अभियान चला रहे हैं। निश्चित रूप से मुद्दों को लगातार उठाना, खासतौर पे राहुल गांधी के द्वारा अत्यंत प्रशंसनीय है। लेकिन सिर्फ़ इतने भर से काम चलेगा, ऐसा नहीं लगता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस बात पर भी गौर करेंगे कि अब या पिछले 1 सप्ताह में जितने भी विश्लेषण हुए, उसमें यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी फला-फला कारणों से जीती, संगठन के स्तर पर उसने काफ़ी काम किया। ममता बनर्जी इसलिए हारी क्योंकि भ्रष्टाचार हो गया था, उनके कार्यकर्ता निरंकुश हो गए थे। ममता बनर्जी की पार्टी के लोग कहते हैं कि जो आईपैक जैसी संस्था है, उससे उनका जुड़ाव रहा, उसके कारण उनको नुकसान हुआ। लेकिन इन सब में जो बात बिल्कुल खो सी जाती है, वह यह कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित रूप से धांधली की या फिर जो चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने गलत तरीके से काम किया या फिर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या चुनाव आयोग की पूरी संस्था है, वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गई। अब यह ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में अगर आप आम लोगों से बात करेंगे, आम लोगों से मेरा तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो मोटे तौर पर किसी दल के कार्यकर्ता नहीं हैं, तो उनका यही कहना होता है कि छोटे स्तर पर थोड़ी बहुत चीज़ें तो गड़बड़ होती हैं और वो इसके बारे में कई तरह के तर्क भी दे देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी हमदर्दी रखता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, तो वह यह कहता है कि देखिए जो भी सरकार सत्ता में होती है, वह कुछ हद तक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। ममता बनर्जी की पार्टी के लोग भी दादागिरी कर रहे थे। वे भी निचले स्तर पर भ्रष्टाचार या फिर हिंसा का प्रयोग करके चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करते थे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसी चीज़ें कर ली तो क्या गड़बड़ है? अब क्या गड़बड़ है,
इसका जवाब देना विपक्षी दलों का काम है। इसके बारे में एक नैरेटिव बनाना विपक्षी दलों का काम है। लेकिन विपक्षी दल काफ़ी इस मामले में सक्रिय नहीं दिखते हैं। निश्चित रूप से कुछ हद तक ट्वीट्स के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इन मुद्दों को उठाना ठीक है, लेकिन अगर इन मुद्दों पे कोई गहरी गोलबंदी करनी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि विपक्षी दल 2 स्तरों पर काम करें। पहली बात तो यह है कि उनके भीतर आपस में एक गहरा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लेकिन उस कोऑर्डिनेशन का बिल्कुल ही अभाव दिखता है। अतीत में आप याद कीजिए कि जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, तो इस मुद्दे को खुद उनके ही सहयोगी दलों ने या इंडिया ब्लॉक के कई दलों ने काफ़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखा। मिसाल के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने एक तरीके से इस पूरे मुद्दे को नकार दिया। उसी तरीके से ममता बनर्जी या उनके दल के लोगों ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। कई अन्य दलों ने यह कहा कि चुनाव में अगर सही तरीके से कार्यकर्ताओं की मदद से हम लड़ते हैं, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल प्रभावहीन कर सकते हैं। और विपक्ष ने अतीत में कई तरह की गलतियाँ भी की। वो गलतियाँ पश्चिम बंगाल के चुनाव के संदर्भ में भी हुई और वो गलतियाँ बिहार के चुनाव के संदर्भ में भी हुई। क्योंकि दोनों तर्क एक साथ नहीं चल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सामने जो भी दल खड़े थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, अगर उसके नेतागण यह कह रहे थे कि तकरीबन 27 से लेके 30 लाख तक वोटर्स हैं, जिनका नाम बिल्कुल ही गलत तरीके से काट दिया गया है और उन वोटर्स ने काफ़ी एक सावधानी के साथ अपनी आवेदन दाखिल किया है कि उनके नाम को फिर से शामिल किया जाए। तो जब तक इस मामले का निपटारा नहीं होता है, तब तक उन्हें चुनाव को रोकने की माँग करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने इस तरह की माँग नहीं की। बिहार में भी हम जानते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहे और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी चुनाव में भी भागीदारी करते रहे। तो इससे मतदाताओं के भीतर यह संदेश गया कि मामला थोड़ा नैरेटिव बनाने का है, कोई बहुत गंभीर मसला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो कमी विपक्ष की रही है वो यही है कि एक तो आपस में वो तालमेल नहीं कर रहे हैं और दूसरे स्तर पर वे लगातार इस मुद्दे को जीवंत रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और मैं सबसे प्रमुख बात यह रेखांकित करना चाह रहा हूं कि जो गड़बड़ी और बिल्कुल साफ गड़बड़ी विपक्षी दलों को दिख रही है, उसके बारे में उन्हें 2 एक्सट्रीम पोजीशन से बचने की ज़रूरत है। एक एक्सट्रीम पोजीशन यह है कि चलो अब तो यही चुनाव व्यवस्था है, हम कुछ प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देंगे, हम कुछ याचिकाएँ दायर कर देंगे, हम कुछ बयान जारी कर देंगे और उसके बाद हम एक ऐसे दिन का इंतज़ार करेंगे जब तकरीबन 5 से 6% तक का अंतर हो जाए भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के वोटों में और जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके। तो यह एक निष्क्रिय स्वीकारोक्ति या निष्क्रिय रूप से वर्तमान स्थिति को स्वीकार करने की तरह होगा। और कुछ कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि दूसरी एक्सट्रीम पोजीशंस की तरफ विपक्ष को बढ़ना चाहिए, यानी वह चुनाव में भाग लेने से बिल्कुल मना कर दे। लेकिन मुझे यह लगता है कि इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में जो विपक्ष को करने की जरूरत है वह यह कि वह इस मुद्दे पर जन जागरूकता लाने का गंभीर प्रयास करे। और गंभीर प्रयास का मतलब यह है कि सिर्फ ट्वीट कर देने से या सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट या कुछ बयान जारी कर देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि घर-घर जाकर बहुत ही तथ्यगत रूप से इस बात को बताने की ज़रूरत है कि अगर विपक्ष वोट चोरी की बात कर रहा है, अगर विपक्ष चुनाव में संस्थागत रूप से कुछ गड़बड़ी होने की बात कह रहा है, तो उसका आधार क्या है? सिर्फ कभी-कभार ईवीएम के बारे में बयान दे देने से या फिर कभी-कभार कुछ पोस्ट के माध्यम से इसके बारे में बात कर देने से अब बात नहीं बनने वाली है, बल्कि होना यह चाहिए कि बहुत ही सजगतापूर्वक इसके बारे में जन जागरूकता लाने की कोशिश की जाए। मिसाल के तौर पर अगर ममता बनर्जी सचमुच इस बात को लेकर मुतमईन हैं, गंभीर हैं कि उन्हें साजिशन चुनाव हराया गया है, तो फिर उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अहिंसक तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास अभी तक क्यों नहीं किया है? अगर वो चुपचाप इस फैसले को स्वीकार कर लेती हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में यही भावना जगती है, यही संदेश जाता है कि हो सकता है थोड़ी 19-20 बात रही हो सकता है कि हल्की-फुल्की कुछ गड़बड़ी रही हो, और मोटे तौर पर चुनाव ऐसे थे जिसमें ममता बनर्जी के खिलाफ हवा थी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा थी, इसलिए जीते। लेकिन विपक्ष को अगर इस मुद्दे को आगे बढ़ाना है और अगर वो इस मुद्दे को लेकर गंभीर है, तो उसे जनता को यह यकीन दिलाना होगा कि वह जिन बातों को सामने रखने की कोशिश कर रहा है, उन बातों में तथ्य है और उसके बारे में लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और उसके लिए एक सतत प्रयास की ज़रूरत है। तो इस संदर्भ में विपक्ष को एकजुट होकर एक खास तरीके की रणनीति बनाने की ज़रूरत है
और मैं यह ज़रूर कहूँगा कि अभी उसका अभाव दिखता है, अभी उसकी कमी दिखती है। अभी लगता है कि मानो बस खाना-पूर्ति की जा रही है और जब कई लोग यह कहते हैं कि विपक्ष अपनी हताशा में इस तरह की बातों को कर रहा है, तो बहुत सारे लोग इस तरह के नैरेटिव पर भरोसा कर लेते हैं। क्योंकि विपक्ष जिस सजगता के साथ, जिस तीव्रता के साथ, जिस आक्रामकता के साथ इस मुद्दे को उठा सकता था, वह बिल्कुल ही गायब दिखता है। आज की अपनी चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।